गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी टॉपिक है इस वीडियो का वो है मोमेंट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मोमेंट के बारे में, उसकी डेफिनेशन और कितने मोमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, और हम मोमेंट्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस त्यागी, लेक्चर मैकेनिकल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मोमेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। सो मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट क्या होता है कि एक फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहा है तो उस पर जो वो टर्निंग इफेक्ट या फिर घुमाने का जो प्रभाव उत्पन्न करता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट। और जो मोमेंट है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे एक पॉइंट O है जिसके अबाउट हमें एक फोर्स F का मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट क्या होगा, F और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो फोर्स है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा जो है, और जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालना है उन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं, या मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, F को और डिस्टेंस को, तो हमें मिल जाएगा मोमेंट। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सी होती है, जो जिस भी पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट लेना है उससे फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच की दूरी। So it is defined as turning effect produced by a force on a body on which it acts. The moment of a force is equal to the product of force and the perpendicular distance of the point about which moment is required and the line of action of the force. So यहाँ पे जैसे ही हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस या जिसके अबाउट जिसके ऊपर हमको मोमेंट निकालना है, जैसे ही वो चेंज होगा तो हमारा मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं इस O पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो हमारा मोमेंट कम होता जाएगा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट O है और F के बीच की दूरी कम होती जाएगी। ऐसे ही अगर मैं O पॉइंट को लेफ्ट साइड में अगर इसको मूव कर दूं तो हमारा मोमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है जिसके अबाउट हमें मूवमेंट लेना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है मूवमेंट निकालने में। और दूसरा है उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको हमेशा लेनी है, जो मिनिमम डिस्टेंस है फोर्स और रेफरेंस पॉइंट के बीच की, वो हमको कंसिडर करनी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो हमारा फॉर्मूला मोमेंट का आ गया F और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जहां पे F है हमारा फोर्स हमने जो अप्लाई किया है और D है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के और रेफरेंस पॉइंट के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक स्पैनर से हम जो नट बोल्ट है उसको हम अगर टाइट करते हैं तो यहाँ पे भी एक मोमेंट जनरेट होता है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं एक कुछ दूरी पर स्पैनर के हैंडल पर, और जो हमारा इफेक्ट है वो कहाँ जनरेट हो रहा है, इस नट बोल्ट पे। तो अगर इसकी सेंटर लाइन से हम इसका डिस्टेंस ले लें फोर्स का या स्पैनर के एंड का, तो F इंटू ये डिस्टेंस हमारा एक मोमेंट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से हम इस नट को घुमा पा रहे हैं या नट को घुमाते हैं। तो फ्रेंड, दूसरा नेक्स्ट है कि यूनिट क्या होगी मोमेंट की। तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि जो मोमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो उस मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट जैसे कि न्यूटन या किलो न्यूटन, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की यूनिट जो कि है mm या मीटर। तो हमारी यूनिट क्या बन जाएंगी, अगर फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन है और डिस्टेंस की मीटर है तो मोमेंट की यूनिट होगी न्यूटन मीटर। ऐसे ही किलो न्यूटन मीटर भी हो सकती है और न्यूटन mm भी हो सकती है अगर हमने डिस्टेंस mm में ली है। तो हम जो मोमेंट की यूनिट है वो फोर्स की यूनिट और डिस्टेंस की यूनिट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मोमेंट्स। तो मोमेंट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जनरली मोमेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज मोमेंट और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट हम उसे कहते हैं जब हमारा जो फोर्स है वो बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की दिशा में
घुमाने का प्रयास कर रहा होता है, तो ऐसे मोमेंट को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा एक फलक्रम है या पिवेट आप इसको मान सकते हैं, जिसके अबाउट ये हम फोर्स को की मदद से इस मेंबर को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा पिवेट हो गया या फलक्रम हो गया। ये हमारा मेंबर है जिसको हम रोड मान लीजिए या बीम मान लीजिए। इसके एक सिरे पे हम फोर्स F लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि F क्या करेगा, F इस पिवेट के अबाउट इस मेंबर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की दिशा में इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हमने इस एरो से भी यहाँ पे दिखाया है। तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो ऐसे मोमेंट को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। It is the moment of a force whose effect is to turn or rotate the body about the point in a clockwise direction. अगर कोई फोर्स किसी भी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मोमेंट को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसका ठीक उल्टा होता है। अगर किसी फोर्स का जो इफेक्ट ऐसा आ रहा है या ऐसा मोमेंट वो जनरेट कर रही है कि वो बॉडी को किसी भी पॉइंट या फलक्रम के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत में, घड़ी की दिशा जो है उसके विपरीत दिशा में अगर वो उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एरो से दिखाया, ये हमारा जो डायरेक्शन है, फोर्स जो है इस मेंबर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की जो दिशा, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में इसको घुमाने के प्रयास कर रहा है, तो ऐसे मोमेंट को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। फ्रेंड नेक्स्ट इज वेरिग्नान थ्योरम या फिर लॉ ऑफ मोमेंट्स। इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पर्टिकुलर particle or body, the algebraic sum of the moment of all the forces about any point is equal to moment of their resultant force about the same point. ये जो वेरिग्नान थ्योरम है जिसको हम लॉ ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं, ये हमें बताता है कि अगर एक बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस यानी कि एक ही प्लेन में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उन सभी फोर्सेस का हम किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालें, तो जो उन सभी फोर्सेस के मोमेंट का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर हम निकाल लें और उस रिजल्टेंट का मोमेंट लें उसी पॉइंट के अबाउट, तो वो दोनों बराबर होंगे। ये आप फिगर से मैं इसको समझाने की कोशिश करते हैं या जिससे आप अच्छे से समझेंगे। ये एक हमने रोड मान लीजिए या बीम मान लीजिए, बीम है उस पे 3 फोर्स लगे हुए हैं, एक 2 किलोन्यूटन का, 3 किलोन्यूटन का और दूसरा भी 3 किलोन्यूटन का, और नीचे इनकी डिस्टेंस भी दी हुई है। अब हम इनका मोमेंट निकालें किसके अबाउट, मान लीजिए हमने O पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया जिसके अबाउट हम इसका मोमेंट निकाल रहे हैं, तो मोमेंट क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो 2 किलोन्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 किलोन्यूटन। ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा 3, और डिस्टेंस कितनी होगी 1 + 2 3, तो 3 × 3 9 किलोन्यूटन मीटर। और इसका कितना आ जाएगा, फोर्स है 3 किलोन्यूटन और डिस्टेंस कितनी है 1 + 2 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15 किलोन्यूटन मीटर। यहां से हमको आया 9 किलोन्यूटन मीटर, और 15 और 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 और 9 हमारा हो जाएगा 24 और 2 26। अब हम क्या करें, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लिया। मान लीजिए हमारा रिजल्टेंट आ गया यहाँ पे R, जो हमने रेड से दिखाया है। तो अब इस R का मोमेंट अगर हम इस इस O पॉइंट के अबाउट ले लें, तो वो भी हमें 26 किलोन्यूटन मीटर ही आएगा। यानी कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं एक प्लेन में, उनका मोमेंट एक पॉइंट के अबाउट, और फिर उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल के उस रिजल्टेंट का मोमेंट अगर हम उसी पॉइंट के अबाउट लें, तो वो दोनों बराबर आएंगे। इसको हम बोलते हैं वेरिग्नान थ्योरम, और इसको लॉ ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं, और इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी बोला जाता है। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का यूज हम कहां करते हैं, एक तो पहला है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालने में हम करते हैं। अगर हमारा रिजल्टेंट जो फोर्स है वो किस जगह पे लग रहा है, उसकी लोकेशन क्या होगी, ये निकालने में हम वेरिग्नान थ्योरम का यूज करते हैं। दूसरा है लीवर्स जो है उसमें भी हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। लीवर्स के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। लीवर इज ए रिजिड बार, मे बी स्ट्रेट, कर्व्ड और बेंट, एंड इज हिंज्ड एट वन पॉइंट। इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हिंज्ड एंड कॉल्ड फलक्रम। तो लीवर क्या है, लीवर एक रिजिड बार होता है, यानी कि दृढ़ छड़ होती है। ये सीधी भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, या फिर मुड़ी हुई भी हो सकती है, और ये एक पॉइंट पर हिंज होती है।
यानी कि एक जगह पर पिवेटेड होती है, जिसके अबाउट ये घूम सकती है, उस पिवेट के अबाउट ये घूम सकती है, और जिस पॉइंट पे ये पिवेटेड होती है उसको हम बोलते हैं फलक्रम। तो हमने यहाँ फ्रेंड्स फिगर में एक आप देख सकते हैं, एक रोड है, ये इसका फलक्रम है, जिसके अबाउट, जिसके सापेक्ष ये जो हमारी छड़ है ये घूम सकती है, और एक सिरे पे हमने इसके यहाँ पे बल लगाया हुआ है, बल है जिसको हम बोलते हैं एफर्ट, और दूसरे सिरे पर है लोड। तो लीवर से हम क्या करते हैं, लीवर से हम जनरली वेट को या तो बैलेंस करते हैं या फिर वेट उठाते हैं, इस तरह के काम हम लीवर की मदद से करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, सबसे जो एग्जाम्पल सीसो, ये आपने देखा होगा अगर आप पार्क्स में जाएंगे जहां पे बच्चे खेलते हैं, तो वहां पे सीसो जो होता है जिस पर दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं और बारी बारी से ऊपर नीचे होते हैं, तो ये एक तरह का लीवर है जो कि बीच में फलक्रम पर वो पूरी की पूरी जो रॉड है वो रोटेट करती है। दूसरा है पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कि जो हमारी कैंची है वो भी एक तरह का लीवर है। फायर टोंग्स, जो चिमटा जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक तरीके से वो भी लीवर का ही एग्जांपल है। लीवर हैज 3 पार्ट्स, जो लीवर है उसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं, एक होता है एफर्ट आर्म, दूसरा होता है लोड आर्म, तीसरा होता है फलक्रम। तो फलक्रम हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया फ्रेंड्स। फलक्रम वो बिंदु है जिसके अबाउट हमारा जो लीवर है वो रोटेट कर सकता है, और दूसरा एफर्ट आर्म क्या होता है, फलक्रम से वो उस पॉइंट की दूरी जहां पर हम बल लगा रहे हैं, यानी कि जहां पर हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो फलक्रम से अगर उस पॉइंट की दूरी निकाल लें तो उसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, या उस हिस्से को हम बोलते हैं जिधर फलक्रम से जिधर एफर्ट लगता है उस हिस्से को हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, और जिस हिस्से पर लोड रखा जाता है उसको हम बोलते हैं लोड आर्म। लीवर्स को फ्रेंड हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है सिंपल लीवर, दूसरा है कंपाउंड लीवर। So simple lever which consists of one bar having one fulcrum is known as simple lever. So simple lever कौन सा होता है, जिसमें हमारी एक फलक्रम होता है और एक ही रॉड होती है या एक ही बार होती है, तो ऐसे लीवर को हम बोलते हैं सिंपल लीवर। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने जो ये फोर्स यहाँ पे लगाया है, W वेट है, और हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये डिस्टेंस जो है वो रॉड से नहीं नापा है, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है फलक्रम और उस पॉइंट के बीच जहां पे फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा जो हमारी फलक्रम से उस पॉइंट के बीच जहां पे हमारा लोड हमने रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच की हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस। अब देख सकते हैं, मान लीजिए हमने P एफर्ट लगाया है, ये यहाँ पे F बाय मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, इसको ये P है। सो P हमने एफर्ट लगाया है, W हमारा वेट लिफ्टेड है, तो A हमने लिया है डिस्टेंस एफर्ट आर्म का, फलक्रम से उस पॉइंट की दूरी जहां पर हमने फोर्स P लगा रखा है, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए हमने A माना है। B है हमारा लेंथ ऑफ लोड आर्म, यानी कि उस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो जहां पर हमारा लोड लगा हुआ है फलक्रम से। अब हम क्या करते हैं कि फलक्रम के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, ये फलक्रम है हमारा, इसके अबाउट हम मोमेंट ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा फोर्स P और डिस्टेंस A, तो मोमेंट आ गया P इंटू ए, ऐसे ही आ गया W इंटू बी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला फोर्स है, ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट बना रहा है, और जो वेट है वो बनाएगा, सॉरी, वेट जो है वो बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट। तो ये दोनों मूवमेंट्स एक दूसरे के बराबर होंगे या इक्वेट हम उनको करेंगे। सो जो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मूवमेंट्स हैं वो बराबर किसके होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मूवमेंट के। सो हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू ए इक्वल टू W इंटू बी। अगर इस को हम दोबारा से अरेंज करें तो हम लिख सकते हैं, इस P को हम राइट साइड में भेज दें और B को लेफ्ट साइड में भेज दें, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी W बाई P इक्वल टू A बाई B। जो W बाई P है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसके बारे में जो हमारी सिंपल मशीन के ऊपर जो वीडियो हमने बनाई है फ्रेंड्स, उसमें हमने डिटेल से में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें हमने मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, इनके बारे में डिटेल में बताया है।
सो फ्रेंड्स, ये जो हमने फॉर्मूला मतलब मोमेंट्स अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं हमारे जो वेट है या लोड है जो भी हमको, या एफर्ट है जो भी हमको कैलकुलेट करना है। फर्दर हमारा जो सिंपल लीवर है उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इन दिस टाइप ऑफ लीवर एफर्ट एंड लोड एक्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ फुलक्रम। यानी कि जो इस तरह का जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जो लीवर होता है उसमें लोड और एफर्ट वो फुलक्रम के अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट साइड में लगा होता है। यानी कि फुलक्रम के एक तरफ एफर्ट लगा होता है, दूसरी तरफ लोड लगा होता है। दूसरा है लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर। इन दिस टाइप ऑफ लीवर लोड इज एक्टिंग बिटवीन फुलक्रम एंड द एफर्ट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लोड है, लोड फुलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है। यानी कि लोड के एक तरफ एफर्ट लगा होता है और दूसरे तरफ फुलक्रम होता है। तो हमारी क्या है, पोजीशन चेंज हो गई। पहले बीच में क्या था, फुलक्रम था, अभी बीच में क्या है, लोड है। तो जो बीच में लोड होता है तो उसको हम बोलते हैं लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर। तीसरा है लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। इन दिस टाइप ऑफ लीवर एफर्ट इज एक्टिंग बिटवीन फुलक्रम एंड द लोड। ऐसे में जो हमारा एफर्ट है, यानी कि जो हम फोर्स लगाते हैं लोड को उठाने के लिए, वो बीच में होता है। उसकी एक तरफ फुलक्रम होता है और एक तरफ लोड होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी जो फुलक्रम, एफर्ट और लोड की लोकेशन चेंज होती है, उसी हिसाब से हमारा जो टाइप ऑफ या ऑर्डर ऑफ लीवर है वो चेंज हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में। तो फ्रेंड्स, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं लीवर के ऊपर, सिंपल लीवर के ऊपर। उससे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीवर है ये बेंट है, और ये जो लीवर की जो दोनों आर्म है उनके बीच का एंगल बन रहा है 70 डिग्री। अगर ऐसे ही कोई हमारे पास में लीवर हो जो जिसकी आर्म्स एक दूसरे पर बेंट हो और वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, जैसे यहाँ पे दोनों आर्म्स 70 डिग्री का एंगल बना रही हैं, अगर यही एंगल 90 डिग्री का होता तो उस लीवर को हम बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो अगर लीवर की जो दोनों आर्म्स हैं, दोनों भुजाएं हैं, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे लीवर को हम बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। सो फ्रेंड्स, अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक लीवर हमको दिया हुआ है एबीसी, ये एक मशीन का पार्ट है, हिंज्ड है पॉइंट बी पर, और ये सब्जेक्टेड टू सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। हमें लेंथ दी हुई है ए बी की, यानी कि ए से बी की डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर और बी से सी की डिस्टेंस दी हुई है 12 सेंटीमीटर। फोर्सेस कौन कौन से काम कर रहे हैं, सी पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है 400 न्यूटन का, और एक वर्टिकल फोर्स काम कर रहा है 300 न्यूटन का, और इसको बैलेंस हम कर रहे हैं पी से। यानी कि हमारा एफर्ट जो है वो पी लग रहा है दूसरे सिरे पर, पॉइंट ए पर, जो कि इसकी जो आर्म है, आर्म से एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ऐसे ही आर्म से जो 300 न्यूटन वाला फोर्स है वो एंगल बना रहा है 120 डिग्री का, और ये एंगल भी हमको जो हॉरिजॉन्टल से ये बना रहे हैं दोनों आर्म्स, वो है 30 डिग्री और 40 डिग्री, ये हमको दिए हुए हैं। सो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P टू कीप द लीवर इन इक्विलिब्रियम। इस लीवर को इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था में रखने के लिए हमें फोर्स P कितना होना चाहिए वो निकालना है। वर्टिकल हम सॉल्यूशन करते हैं इसका फ्रेंड्स। तो हमें दिया हुआ है वर्टिकल फोर्स C एट C कितना है 300 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल फोर्स एट C 400 न्यूटन, ये हमको दिए हुए हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट हिंज B एंड इक्वेटिंग द सेम। तो अब क्या करेंगे, हम जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो पॉइंट B है इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं फ्रेंड्स। तो मोमेंट लेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, P फोर्स है, इसका मोमेंट लेते हैं। तो P, अब हमें क्या करना है कि B से और इस जो P फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, और ये डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स, 10 sin 60 है। कैसे आएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे। ऐसे ही जो 300 न्यूटन है इसकी जो ये वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन है, और B का जो ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करके इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ऐसे ही जो फोर्स है 400 न्यूटन,
उसके बीच में बी पॉइंट के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 300 इंटू 12 हमारी ये BC की डिस्टेंस है cos 30 और 400 इंटू 12 cos 60। सो फ्रेंड्स हम देखते हैं पहले हमने जो ये cos 60 और ये जो निकाला है ये कैसे हमने निकाला है। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिखी है, जो पीछे इक्वेशन लिखी थी सेम फिर से हमने यहाँ पे रिपीट करी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने ये डिस्टेंस जो P फोर्स का है ये कैसे निकाला। B से हमने एक परपेंडिकुलर डाला इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 90, ये एंगल हमारा 90 हो गया, ये एंगल हमको 60 मालूम है, तो ये एंगल हमारा हो गया 30। अब हम निकाल सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है AB का अगर हम cos वाला पार्ट लेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी A से P तक, और अगर हम इसका साइन वाला कंपोनेंट ले लें तो हमारे डिस्टेंस मिल जाएगी B और P के बीच की। तो हमें चाहिए वर्टिकल डिस्टेंस, तो हम क्या लेंगे, इस BC लाइन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी कि sin 60 वो वाला हम ले लेंगे, और BA की डिस्टेंस हमको मालूम है 10, तो हमारा कितना आ गया P इंटू 10 sin 60। ऐसे ही अब हमारा है 300 न्यूटन वाला फोर्स, इसके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये एंगल हमको 30 क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये कंजुगेट एंगल है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया। हमने यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये वाला एंगल हमारा 90 है। तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस हमको BC मालूम है, तो BC हमारे पास है 12, तो अगर हम इसका cos वाला कंपोनेंट ले लें तो हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हमने ले लिया 12 cos 30, तो हमारी डिस्टेंस आ गई C से लेकर और B के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऐसे ही फ्रेंड्स हम निकालेंगे C से लेके B के बीच की ये वाली डिस्टेंस, जो हमारी 400 वाली फोर्स लग रही है उसके लाइन ऑफ एक्शन से B की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम निकाल सकते हैं इसको। हमारे पास ये BC है, ये एंगल भी है, तो अगर हम BC cos 60 करते हैं तो हमें ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, और BC की वैल्यू हमारे पास क्या ऑलरेडी 12 दी हुई है, तो हमने ले लिया डिस्टेंस 12 cos 60। तो फ्रेंड्स जो इस तरह के क्वेश्चन है मोमेंट्स में, इसमें हमारा जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हमने डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने सही से कैलकुलेट नहीं की तो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। तो आगे हम बिल्कुल सिंपल है, जो हमने एंगल्स निकाले इनकी वैल्यू हम रख देंगे, sin 60 cos 30 और cos 60 इन सभी की हमने वैल्यू रख दी इक्वेशन में और इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इनको मल्टीप्लाई करके 8.66 P इक्वल टू 3117.69 प्लस 2400, जिसको हमने सम किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5517.69। 8.66 से इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी 637.15 न्यूटन। तो हमें जो P है कितना चाहिए, 637.15 न्यूटन का फोर्स अगर हम इस P की डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये पूरा जो हमारा लीवर है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज कंपाउंड लीवर। अभी हमने सिंपल लीवर के बारे में डिस्कस किया, दूसरा है कंपाउंड लीवर। सो ए लीवर विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिंपल लीवर इज नोन एज कंपाउंड लीवर। ऐसा लीवर सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा सिंपल लीवर्स हम लगाते हैं या यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीवर। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये जो A डैश है ये हमारा एक सिंपल लीवर है, इसका एक फलक्रम है, ये फोर्स इस पे एक अलग से लग रहा है और दूसरा यहाँ पर इस पे लोड आएगा। उसके बाद दूसरा हमारा B और B डैश हमारा दूसरा लीवर हमने यहाँ पर है जिसका फलक्रम अलग है, जिसके एक सिरे पर वेट लगा हुआ है। सो इस पूरे सिस्टम में दो सिंपल लीवर्स हमने लिए हुए हैं, जिसलिए ये बन गया हमारा एक कंपाउंड लीवर। सो हम दोनों लीवर्स का अलग अलग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। अब हमें अगर कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो हमें क्या करना है, इट कैन बी सीन दैट इन कंपाउंड लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज और लीवरेज इज ग्रेटर देन सिंपल लीवर। क्योंकि अभी हमारे दो लीवर हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो दोनों का मैकेनिकल एडवांटेज हमारा हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा किसका, कंपाउंड लीवर का। सो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ कंपाउंड लीवर इज इक्वल टू
लीवरेज ऑफ फर्स्ट लीवर, लीवरेज या मैकेनिकल एडवांटेज दोनों एक ही चीज है, मल्टीप्लाई बाय लीवरेज ऑफ सेकेंड लीवर। तो दोनों का मैकेनिकल एडवांटेज या लीवरेज हम मल्टीप्लाई करके कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे दो से ज्यादा हैं तो हम उन सभी के मैकेनिकल एडवांटेज को मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू या टोटल कंपाउंड लीवर की मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी एक कंपाउंड लीवर के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं जिससे ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सो a compound lever shown is required to lift a weight W. Find the value of W if effort P equal to 120 Newton is applied at A. तो हमारे दो लीवर हैं, आप देख सकते हैं AB और CD। इसमें जो हमारा फोर्स P लगा हुआ हम लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है 120 न्यूटन, और हमें क्या निकालना है कि 120 न्यूटन का फोर्स लगा के हम कितना वेट उठा सकते हैं वो हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीवरेज निकालेंगे, पहले वाला जो सिंपल लीवर है यानी कि ए बी का। तो लीवरेज हमको मालूम है, कैसे निकालते हैं, जो हमारा डिस्टेंस है या तो हम निकाल सकते हैं वेट बाय पी करके, या फिर हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस से, यानी कि जो हमारा लोड आर्म है, एफर्ट आर्म है, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। तो हमारी एफर्ट आर्म कौन सी है, फलक्रम से जहां पर हम एफर्ट लगा रहे हैं यानी कि P जहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस कितना हो गया 180, और फलक्रम से दूसरा पार्ट जहां पर हमारा लोड लग रहा है, क्योंकि ये जो जब हम W यहां पर लगा रहे हैं तो हमारा इस लिंकेज की मदद से, जो बीच में लिंक है, इस लिंकेज की मदद से यहां पर लोड अप्लाई हो रहा है। तो एक सिरे पर हम फोर्स लगा रहे हैं P, एफर्ट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे सिरे पर लग रहा है लोड। तो फलक्रम से लोड की जो डिस्टेंस है वो हम ले लेंगे। तो हमारी जो मैकेनिकल एडवांटेज बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 30, और ये आ जाएगा किसके बराबर, अगर हम डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 6। ऐसे ही दूसरा लीवर है CD, उसका हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमारा फोर्स कहां पे लग रहा है, पॉइंट D पर, और हमारा जो एफर्ट कहां पे होगा, एफर्ट इसके लिए लगेगा पॉइंट C पर, क्योंकि हम इसको यहां से ऐसे उठा रहे हैं, तो लिंकेज इसको पूरे जो लीवर है उसको C पॉइंट पर, इसको हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो एफर्ट कहां लग रहा है, पॉइंट C पर। तो डिस्टेंस हो जाएगा एफर्ट पॉइंट यानी कि C से फलक्रम F2 तक। तो इसके लिए हमें 290 प्लस 30 ये डिस्टेंस भी साथ में ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस लेनी है फलक्रम F तक। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 320, और वेट आर्म जो है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी पॉइंट फ्रेंड्स, D से F2 तक, जो हमको दिया हुआ है 30। तो 320 डिवाइडेड बाय 30, वैल्यू हमको मिल जाएगी 10.67। सो टोटल लीवरेज हम कंपाउंड लीवर का निकाल सकते हैं, दोनों सिंपल लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 10.67, तो ये वैल्यू हमको मिल गई 64.02। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा लीवरेज होता है या मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, वेट लिफ्टेड डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाइड, तो W बाय P। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि 64.02 किसके बराबर होगा, W बाय P के। P की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है फ्रेंड्स 120 न्यूटन, यहां से हम W निकाल सकते हैं 7682.40 न्यूटन। तो हम अगर 120 न्यूटन का एफर्ट इस पॉइंट A पर लगाएं तो हम पॉइंट D पर कितना वेट उठा सकते हैं, 7682.40 न्यूटन का वेट हम उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा मोमेंट्स का वीडियो है हम उसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, जो मोमेंट टॉपिक के बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे हमारे सेफ्टी वाल्व में हम अप्लाई करते हैं वेरिग्नान थ्योरम को, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को, और दूसरा जो हमारे यार्ड बैलेंस होता है, बैलेंस यार्ड जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक अनलाइक फोर्सेस के बारे में, कपल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।